नमस्कार साथियों, मेरा नाम सिद्धि है और मैं अपने तीसरे वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूँ। देखिए, ये कंप्लीट सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। पहले मैं इससे पहले हिस्ट्री का एक वीडियो ला रखा हूँ, उसके बाद हमने सिविक्स का एक वीडियो लाया था और ये हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का है, अर्थात इंडियन इकोनॉमी का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग करीब 150 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके आप देखते जाइएगा और इससे आपका कंप्लीट रिविजन हो गया। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तब भी ये 150 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपकी आइडिया तो डेवलप हो ही जाएगी सब्जेक्ट की, बहुत अच्छी वाली। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो हम कहें केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, संघ के मंत्रालय और राज्य को निधि का विनिधान। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। अब अगला है एग मार्क है। एग मार्क क्या है? तो हम कहेंगे एग मार्क जो है, जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी गारंटी का मोहर है। ठीक है, कि ये उत्तम क्वालिटी का है कि नहीं है, इस बात का निर्धारण करता है। नंबर 3, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। नंबर 4, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप है। मतलब पैन का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है पैन का? तो इसका हम ऑप्शन बता सकते हैं, ए है परमानेंट अकाउंट नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सन 1955 में बंगाल, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक को नया, बैंक की जगह बैंक होना चाहिए, एक बैंक को नया नाम दिया गया, वह नाम क्या था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा गृहों से आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? तो ये हमारी हो जाएगी, इसको कॉल मनी कहते हैं। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया। किस वर्ष में अपनाया भाई? तो इसका 1952 में अपनाया था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। डिप्र सिंचाई किस राज्य में की जाती है? देखिए डिप्र सिंचाई जो की जाती है वो राजस्थान में की जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हरित क्रांति के पितामह कौन हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जो पितामह हैं वो है हमारा बी, MS स्वामीनाथन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। किसी निश्चित समय अवधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो कुल मूल्य को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 11, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है? तो केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है, वो कौन सा हो जाएगा? सरकारी खर्च पे नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ चलेंगे। भूरी क्रांति किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 में भूरी क्रांति हम लोग जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योग का विकास। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर तक यांत्रिकरण किस कारण से संभव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी, 1952 इसका आंसर हो गया। फिर सेज का पूर्ण रूप है, सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो देखिए रबी की जो फसल है वो चावल नहीं है, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अब देखिए, कहा गया योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे भाई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका 17 का ए हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। वह उपभोक्ता वस्तु जिसके आयात के लिए सरकार महत्तम राशि खर्च करती है, उसको हम लोग, वो इसमें से कौन सा है जिसके लिए सबसे ज़्यादा सरकार खर्च कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा बी, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए, कि मैक्सिमम हम लोग आयात करते हैं पेट्रोलियम पदार्थों को, इसीलिए। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर। ठीक है, पहले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, अब तो सबको मिला जुला के GST आ गया। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है, प्रत्यक्ष वो है कि जो अब डायरेक्ट आप पे करते हैं, और अप्रत्यक्ष जिसको अब इनडायरेक्ट रूप से पे करी जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा अब सी, बिक्री कर। ठीक है, सेल टैक्स जो होता है। ठीक है, बिक्री कर इसका ऑप्शन हो जाएगा 19 का सी।
ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो हमारा था मानवीय संसाधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। पंचायती राज किस योजना में प्रस्तावित हुआ? तो पंचायती राज जो प्रस्तावित हुआ है वो हमारा हुआ है द्वितीय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीय योजना में। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 1951 को। फिर कहा 13वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डॉक्टर विजय एल केलकर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 2008-9 के बजट के अनुसार करों पर शिक्षा उपकर का प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 3%। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गवर्नर कौन है? देखिए ये थोड़ा सा पीछे का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी बी सुब्बाराव, ठीक है। ये देखिए ये बेसिकली क्यों उस समय का है, तो ये यूपी बीएड 2008 में पूछा गया है, तो उस समय के ये, ठीक है, और उस समय के डी बी सुब्बाराव है, ठीक है। और ये चेंज होगा, आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो अभी कोई और है, ठीक है, उसके इससे पहले कोई और थे, बाद में कोई, ये समय समय के लिए चेंज होगा। तो ये नवनियुक्त गवर्नर, तो ये हमें करंट का याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी जैसे शक्तिकांत दास हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास अभी आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है, तो याद रखना है ये बात, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये हमारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका 27 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 28 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए 28 क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो 28 जो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है वो होता है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये सी हो जाएगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो देखिए भारत एक विकासशील देश है। फिर क्या बंद अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आयात निर्यात बंद, कुछ ना आयात हो ना निर्यात हो किसी दूसरे देश से, ठीक है। 31 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो देखिए सर्वप्रमुख कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का है वो है पारंपरिक कृषि व्यवस्था, ये तो पहला हो गया। देश की विशाल जनसंख्या, उद्योग का अल्प विकास, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अब लिखा हुआ आर्थिक विकास का तात्पर्य है, आर्थिक विकास का क्या तात्पर्य है? तो हम कह सकते हैं तो आर्थिक विकास का तात्पर्य है घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो, उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो, आय के समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता हो, उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो सभी हो जाएंगे, कृषि उत्खनन वन सब आते हैं। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए सेवा क्षेत्र जो आता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब लिखा हुआ भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भाई भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, ठीक है। 35 हो गया। 36 की तरफ आते हैं। भारतीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो देखिए आधार वर्ष जो है वो 1999 से 2000 है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय है। अब राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका हम लोग ये कह सकते राष्ट्रीय आय जो है वो हमारा है बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। तो अब कहेंगे कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो हमारा तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर का, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस क्वेश्चन नंबर 39 पे। भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो इसका हो जाएगा भारत की आय का जो सर्वप्रथम अनुमान लगाए थे वो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो इसका हो जाएगा कौन सा क्षेत्र हमारा है? तो हम ये कह सकते हैं सेवा क्षेत्र का, ठीक है। इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020 क्या है? तो हम इसका कह सकते हैं इंडिया विजन 2020 ये है कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टिपत्र। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है? देखिए भारत में बेरोजगारी के आंकड़े तैयार करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है। 43 की तरफ आते हैं। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी की किस्म क्या है? हम कह सकते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है, तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है प्रछन्न, ठीक है। अब 45 में आते हैं। राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा बी, डीटी
लकड़ावाला का। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो बी, निर्माण क्षेत्र में। ठीक है, अब आते हैं 47 में। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, अंत्योदय कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो भाई अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, मतलब गरीबों में सर्वाधिक गरीबी नहीं होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, गरीब की मदद करना। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध क्या है? देखिए, कुटीर ज्योति योजना का संबंध पहला लिखा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों को रोजगार देना। अब बाकी दो ऑप्शन देख लेते हैं। बाकी दो ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो प्रकाशित करता है वो विश्व बैंक करता है। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस अर्थशास्त्री की देन है? तो देखिए, ये जो देन है वो महबूब उल हक का है। ठीक है, 51 की तरफ आते हैं। तो देखिए, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं क्या क्या? तो देखिए 51 का हो जाएगा हमारा, इसमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, तीनों शामिल होते हैं। उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए, ये प्रारंभ किया गया था हमारा 2 फरवरी 2006 को, ऑप्शन डी। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। भारत निर्माण योजना संबंधित है, किससे संबंधित है भाई भारत निर्माण योजना? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, भारत की ग्रामीण अधोसंरचना के विकास से। अब क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? तो देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को प्रारंभ किया गया था कब? तो 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 2005 को। भारत में योजना निर्माण का उद्देश्य है, तो योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? हम कहेंगे निर्धनता उन्मूलन है। ठीक है, तो 57 नहीं, एक मिनट 56 निर्धनता उन्मूलन नहीं, ये भी तो सही है। तो भारत में योजना निर्माण का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये भी बात सही है। आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, ये भी सही है। निर्धनता उन्मूलन भी सही है। तो इसके हो जाएंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, 57 हो गया। 58 की तरफ आते हैं हम लोग। 58, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखिए, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारा योजना आयोग की है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो देखिए, इसकी अनुमोदित करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। कहते भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई संसद के अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संविधान के एक प्रावधान द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। अब 63 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो 63, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा सी, प्रधानमंत्री। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की 1 अप्रैल 1951 को। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुख्य बल किस क्षेत्र पे था? तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य क्षेत्र था कृषि पे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पे आधारित था? तो ये जो आधारित था हम लोग का, ठीक है, वो आधारित था हमारा PC महालनोबिस पे। ठीक है, अब 67 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 1952 में किया गया। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 68 पे आइए। भारत में योजना विकास प्लानिंग हॉलीडे कब था? तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो योजना आयोग आया, मतलब जो प्लानिंग हॉलीडे आया वो आया 1966 के सूखे के बाद। तो इसका 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1966 के सूखे के बाद। ठीक है, अब 60 हम लोग यहाँ खत्म कंप्लीट हुआ था 8। अब 69 से हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, ये सभी सबका किया गया था। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया है?
तो हम ये कह सकते हैं कि जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए होगा, मतलब कि चौथी। 71 आते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया है? तो देखिए जो इसमें किया गया है वो 8%, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो लघु उद्योग विकास बैंक है, ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो हमारा कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक है। उसके बाद मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? तो देखिए इसके लिए जो माना जाता है वो माना था 1993-94 को, ठीक है। 74 पे आते हैं। देखिए निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है वो आय, सीमा, निगम तीनों है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर, ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में तो अप्रत्यक्ष कर हैं, तो अप्रत्यक्ष कर हमारे कौन से हैं? तो हम कहेंगे उत्पाद, सीमा, तट तीनों हैं, तो ये सभी। रेखी समिति का संबंध किससे है? तो भाई रेखित समिति का जो संबंध है वो सी, अप्रत्यक्ष कर से है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आपसे पूछा जाए बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? तो देखिए बिक्री कर जो है वो हमारा है राज्य सरकार का, ठीक है। उसके बाद कहेंगे 78, भारत में अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा कर कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन शुल्क से। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? तो 79 का आंसर हो जाएगा बी, आय कर से, ठीक है। अब 80 की तरफ चलते हैं। राजा चेलैया समिति का संबंध किससे है? तो राजा चेलैया समिति का संबंध है कर सुधारों से, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब आते हैं 81 नंबर पे। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो आय, संपत्ति, उपहार सब हैं, ठीक है। भारत में सरकारी तौर पे आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है। वैट किस प्रकार का कर है? तो जो वैट है वो हमारा जो है प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत में वैट कब लागू हुआ? तो देखिए वैट जो लागू होता है वो होता है 1 अप्रैल 2005 को। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है, तो भारत की जो विधिग्राह्य मुद्रा है वो कौन सा है? तो रुपया है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? तो ये जो कहलाता है ये हमारा विमुद्रीकरण कहलाता है, ठीक है, जो भारत में हुआ था विमुद्रीकरण, ठीक है। 87, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो देखिए तो ये जो कहलाती है वो हमारी कहलाती है मुद्रास्फीति कहलाती है, ठीक है। अब 88, मुद्रास्फीति से लाभान्वित कौन होता है? तो भाई मुद्रास्फीति से जो लाभान्वित होता है वो ऋणी होता है, ठीक है। उसके बाद अब कहते हैं कि अब तक भारतीय रुपया को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो देखिए ये अवमूल्यन जो किया गया है वो हमारा 3 बार, ठीक है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो देखिए भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI है। अब 91 की तरफ चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? हम कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी बैंक में कोई व्यक्ति अपना निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक में इसमें कोई खाता नहीं खोल सकता है, ठीक है। अब 93 की तरफ आते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, हाँ, 1 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसमें जो हस्ताक्षर होता है वो हमारा होता है वित्त सचिव का, जो भारत सरकार के वित्त सचिव होते हैं उनका, ठीक है। तो ये हमारा 93 हो गया। 94 पे आते हैं। भारत में नोट जारी करने में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, बी ऑप्शन। इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण किसके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? इंपीरियल बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 1955 में, 1955 में। भारतीयों द्वारा सीमित देयदाता वाला संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो जो पहला बैंक इस टाइप का था वो था हमारा अवध कॉमर्शियल बैंक। 96 का हो जाएगा ए। 97 की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई? तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो की गई भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1956 में, 1956। 55 नहीं होगा, 56, 1956 LIC की स्थापना 1956, ठीक है। अब कहते हैं भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंकों की संख्या कितनी है? तो देखिए सहयोगी बैंकों की जो संख्या है वो हमारी है 5,
ठीक है। नरसिंघम समिति संबंधित है किससे? तो नरसिंघम समिति जो संबंधित है वो डी बैंकिंग संरचना सुधारों से। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रित करती है? इसका आंसर हो जाएगा सी बी, 100 का बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 का बी हो गया। अब 101 की तरफ आते हैं। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है? तो देखिए 101 का हो जाएगा ए नाबार्ड। नाबार्ड एग्रीकल्चर के लिए लोन देती है। ठीक है, उसके बाद हम कह सकें नाबार्ड की स्थापना कब की गई भाई? तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में। मंदरिया एवं तेजरिया शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये जो शब्दावली संबंधित है वो डी शेयर बाजार से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 103 हो गया था। अब 104 की तरफ आएंगे। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है निक्की है। क्या नाम है? निक्की। ठीक है, अब कहते हैं भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 की बात हो रही है, तो 105 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.21 अरब। भारत की पहली नियमित जनगणना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी 1881 में, 106 का सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 107 की तरफ चलते हैं। 107 में हमारा 2011 की जनगणना भारत कौन सी जनगणना थी? तो जो हमारा जनगणना था वो 15वीं जनगणना थी, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे माना गया है? तो देखिए जनसंख्या विभाजक दशक जो था वो हमारा 1911 से 1921 को माना गया है। उसके तो 109 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब 110 की तरफ आते हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का घटता क्रम बताइए। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। तो 110 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, बी। सर्वाधिक घनी आबादी वाले राज्यों के घटते क्रम बताइए। ये सब ध्यान से देखिएगा। तो 112 का हमारा हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, सी हो जाएगा 112 का। अब 113 की तरफ चलते हैं। 113 तो 113 नंबर क्वेश्चन में आता है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम घनी आबादी वाले राज्यों का बढ़ता क्रम। सबसे कम घनी आबादी अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए अरुणाचल, मिजोरम, सिक्किम। अब हम लोग 114 की तरफ आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो 114 का जो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा बी, केरल, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश। 115 जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। 116 2011-12 के दौरान दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो रही है वो 17.7% रही है। अब आगे जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 11 के अकॉर्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो 117 का ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि अभी देखिए 21 में जनगणना होना था जो हुआ नहीं है। ठीक है, अब जब भी होगा तो अभी 11 का डेटा ही चलेगा। ठीक है, अब आगे हमसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो 118 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केरल में। ठीक है, अब 119 की तरफ चलते हैं। 119 जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है, तो 119 का आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप में। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है? तो 120 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी, राजस्थान में। ठीक है, अब 121 निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? केंद्र शासित प्रदेश कुछ दे रखे हैं, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा दिल्ली की। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछी जा रही है तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, इसके बाद हम 123 की तरफ आएंगे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो 123 नंबर क्वेश्चन इसका हो जाएगा थाने, महाराष्ट्र।
ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। 124 की तरफ हम लोग आते हैं। तो 124 नंबर क्वेश्चन पे आइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। उसके बाद 124 नंबर क्वेश्चन हो गया। 125 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? तो देखिए 125 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1.64%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, प्रति किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 382, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता दर है कितनी है भाई? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 65.46%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जीवन उपेक्षा है, मतलब कितने साल आदमी जीते हैं सामान्यतः? तो 128 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 65.4 ईयर्स, ठीक है। अब 129 की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भाई सबसे कम कहाँ की है? तो इसमें हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, 129 का बी हो गया। अब 130 की तरफ हम लोग चलेंगे। देश में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है भाई? सो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है वो हमारा भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है। केंद्रीय सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है कौन सी है भाई? तो 131 का हो जाएगा सी ब्याज भुगतान। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध है किससे? तो आर.एन. मल्होत्रा समिति का जो संबंध है वो हमारा है बीमा क्षेत्र से। अब ये योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो योजना पत्रिका का जो प्रशासन होता है वो हमारा होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से, ठीक है। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ कब होता है? तो वित्तीय वर्ष जो भारत का प्रारंभ होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है 1 अप्रैल से, ठीक है। उसके बाद कहेंगे गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो गिल्ड एज्ड बाजार जो संबंधित है वो हमारा संबंधित है सरकारी प्रतिभूति से, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब कहा जाएगा बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो देखिए बैंक नोट प्रेस जहाँ पर पैसा वैसा छापा जाता है, तो 136 का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी देवास, ठीक है। 10 रुपये के नोट या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की, ठीक है। अब 138 पे आते हैं, ठीक है। तो 138 में हमसे पूछे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वो 1949 में किया गया है, ठीक है। तो अब कहा जाएगा निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये जो की गई थी ये सूरत में की गई थी। अब भारत का प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? प्रथम ग्रामीण बैंक, तो प्रथम ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई है 2 अक्टूबर 1975 को की गई है, ठीक है। अब हमारे कुछ क्वेश्चन और बचते हैं, तो अब कोई क्वेश्चन नहीं बचते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से तो ये थे हमारे इकोनॉमिक्स के कुछ पार्ट, ठीक है, जिसको हमने अभी कंप्लीट किया। आप लोग इसको ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ऑप्शन को देखिएगा, सही से करने की कोशिश करिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। आपने इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ लगता है लोगों को, लेकिन आप ये 140 क्वेश्चन अगर ठीक से कर लिए तो आराम से आपका बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।